हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके एमसीक्यूज भी हम कर चुके हैं। तो आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वर्धन वंश के बारे में रूप में भी जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का एक राजा हुआ था हर्षवर्धन, जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश है, इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। गुप्त साम्राज्य जो रहा था, उसके पश्चात 540 ईस्वी तक जो वो रहा, और उसके बाद जो था गुप्तोत्तर काल की शुरुआत हुई, जिसे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से जाने लगा। और इस वंश ने लगभग कहते हैं 647 ईस्वी तक जो था शासन किया था। और इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ जिसने इसे स्थापित किया था, तो पुष्यभूति वंश के शासकों में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था पुष्यभूति ने। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। और कब तक ये वंश रहा? इस वंश ने लगभग जो था 647 ईस्वी तक जो था शासन किया था। और पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। तो नेक्स्ट है पुष्यभूति जो वंश है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में मेनली जो था पुष्यभूति वंश के बारे में ही कहा गया है। तो इस वंश का जो संस्थापक था, ये था पुष्यभूति, और इसी के नाम पर इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के नाम से ये विख्यात भी हुआ। तो पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता जो थी उसका लाभ उठाकर, यानी कि उनकी कमियों का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब और हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, और थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थानेसर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो पुष्यभूति ने। थानेसर को हरियाणा में पड़ता है, थानेसर जो कुरुक्षेत्र के पास में ही है। तो थानेसर को राजधानी बनाया था अपनी, जो कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। और पुष्यभूति द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे। तो पुष्यभूति वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था, हर्षवर्धन हुआ था। और हर्षवर्धन के बारे में ही मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था 591 ईस्वी के लगभग इसका जन्म हुआ था। और यह जो था प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई भी था राज्यवर्धन, और इसकी एक बहन होती थी राज्यश्री। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों से मिलकर एक स्टोरी भी बनती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और उस स्टोरी को अगर आप याद रख लेंगे तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है वो आपको याद रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट, क्योंकि स्टोरी में जब हम याद रखते हैं तो स्टोरी हमें ज़्यादा याद रहती है। तो राज्यश्री का जो विवाह हुआ था, यानी कि इनकी सिस्टर की जो शादी हुई थी, तो कन्नौज के मौखिर जो राजा हुए थे ग्रह वर्मा, उनके साथ इनकी बहन का राज्यश्री का विवाह हुआ था। लेकिन मालवा के शासक जो थे देवगुप्त ने क्या किया था? ग्रह वर्मा की जो थी हत्या कर दी थी, और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। तो यहीं से जो थी मेन स्टोरी की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इनकी जो बहन एक ही थी, और उसके पति की हत्या करके जो देवगुप्त थे उन्होंने इसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। और राज्यवर्धन ने क्या किया था? देवगुप्त को मार डाला था। परंतु देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ नरेश शशांक, इसने क्या किया था? इसने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी शशांक द्वारा धोखे से। तो शशांक जो था ये शैव धर्म का मानने वाला था, और इसने मेनली काम क्या किया था जो एग्जाम में पूछा जाता था। शशांक ने क्या किया है कि जो बोधि वृक्ष था जहाँ पर महात्मा बुद्ध द्वारा जो थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को कटवा दिया गया था। किसके द्वारा कटवाया गया था? तो शशांक द्वारा कटवाया गया था, क्योंकि ये शैव धर्म को मानने वाला था, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, इसीलिए इसने उस वृक्ष को कटवा दिया था। तो राज्यवर्धन की जब हत्या हो गई तो उसके पश्चात हर्षवर्धन ने, उनकी आयु थी उस टाइम सिर्फ 16 ईयर्स, यानी कि वो 16 ईयर्स के थे 606 AD में। तो उन्होंने जो था ये शासक बन गए थे 16 वर्ष की आयु में, और थानेसर के शासक बने थे। हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हर्ष ने शशांक को पराजित करके, तो हर्ष ने क्या किया था? हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया था, जिसने उसके भाई की हत्या की थी, और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था, और अपनी राजधानी जो थी कन्नौज को बनाया था। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि पुष्यमित्र जो थे, उन्होंने पुष्यमित्र वर्धन और शुंग जो है अलग हैं, ये भी याद रखना है। जो पुष्यमित्र वर्धन थे उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो थानेसर बनाई थी। और जो हर्षवर्धन थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने थानेसर से ट्रांसफर करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, जब इन्होंने शशांक को हरा दिया था। और
पूरा यहाँ अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद कन्नौज को राजधानी उन्होंने बनाया था। तो हर्षवर्धन के शासन काल की जो जानकारी है, ये बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है, इन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन की जीवनी है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वहां से इसकी जानकारी जो है वो मिलती है। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय जो हुए हैं, इनके बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध भी हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन जो थे, इस राजा को हराने वाला कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय एक ऐसे राजा थे जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और इस पराजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस पराजय का उल्लेख जो है पुलकेशन द्वितीय का एक होल अभिलेख है, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। और चीनी यात्री हेनसोंग के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। तो चीनी यात्री जो हेनसोंग था, ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि ह से हेनसोंग है और ह से हर्षवर्धन है। तो ये हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था, और 7th जो सेंचुरी थी उसके लगभग ये भारत आया था। 7वीं शताब्दी में भारत आया था, और लगभग ये कितने सालों तक भारत में रहा था? तो 15 वर्ष तक ये भारत में रहा था। और इसने नालंदा, इसके जो अनुसार है, यानी कि इसने एक पुस्तक लिखी थी CU की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नालंदा जो महाविहार था उसमें लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे। और ये सभी कौन थे? तो सभी के सभी जो थे बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए नालंदा जो था बहुत बड़ा एक विहार था, और यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र जो थे वो पढ़ा करते थे। और इन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो हेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नामों से इसको और भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और UPSC में कई बार पूछे भी गए हैं। तो हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार फर्स्ट नाम हो गया इसका, दूसरा है नीति का पंडित, और थर्ड आ गया वर्तमान शाक्य मुनि। यानी कि इन 3 नामों से जो है किसे जाना जाता है? तो हेनसोंग को जाना जाता है। और नालंदा ये किस लिए भारत आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ जो थे उनका संग्रह करने के उद्देश्य से जो था ये भारत आया था। 15 सालों तक लगभग ये भारत आया था। केवल 14 भी लिखे हुए मिलते हैं, तो 14 और 15 लगभग 14 से 15 साल तक ये इंडिया में ही रहा था। और इसके टाइम पीरियड में, यानी कि नालंदा जो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था, वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति उस टाइम कौन था? तो शीलभद्र उस टाइम यहाँ के कुलपति हुआ करते थे। तो हर्षवर्धन ने 631 AD में क्या किया था? एक दूत आएगा यहाँ पे, एक दूत जो था चीन भेजा था, एक दूत चीन भेजा था इन्होंने। और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत जो थे उसके दरबार में आए थे। यानी कि पहले इन्होंने एक दूत जो था वो चीन भेजा था, उसके बाद 643 में एक दूत इन्होंने चीन का यहाँ आया था, और दूसरा कब आया था? 645 में चीन का एक दूत उनके दरबार में आया था। एक इन्होंने भेजा था, और 2 जो थे चीन से इंडिया आए थे। हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे ये भगवान शिव और सूर्य के अनन्य भक्त हुआ करते थे। यानी कि हर्षवर्धन के जितने भी पूर्वज हुए थे ये हिंदू थे, और साथ में भगवान शिव और सूर्य की पूजा किया करते थे। हर्ष भी प्रारंभ में क्या थे? इनके कुल देवता जो थे भगवान शिव थे, और ये बहुत ज्यादा भगवान शिव के भक्त थे, बहुत ज्यादा मानते थे। लेकिन जब चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया, उससे मिलने के बाद जो था इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था, और इसको आश्रय भी प्रदान किया था अपने राज्य में। और इसके बाद जो थे ये पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए थे। यानी कि पहले ये भगवान शिव को मानने वाले थे, शिव इनका कुल देवता था, लेकिन हेनसोंग के साथ मिलने के बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की उसको अपना लिया, और पूर्ण रूप से ये बौद्ध बन गए थे। और हर्षवर्धन के समय में जो नालंदा महाविहार है, वहां पर महायान बौद्ध धर्म शिक्षा जो थी वो प्रधान केंद्र था। यानी कि महायान जो संप्रदाय था उनके लिए बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो दी जाती थी उस टाइम वहां पर। और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि बाणभट्ट को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो हर्षवर्धन का संरक्षण इनको प्राप्त था। इनके दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा ही इनका जो हर्षचरित्र लिखा गया था, और कादम्बरी जो 2 रचनाएं लिखी गई हैं। और ये हर्षचरित्र जो है ये हर्षवर्धन की जीवन गाथा है, यानी कि जीवनी ये लिखी गई है। और कादम्बरी की रचना भी किसके द्वारा की गई है? तो बाणभट्ट द्वारा की गई है, और ये दोनों ही पुस्तकें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। और साथ में प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये 3 संस्कृत के नाटक ग्रंथ है, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी ऐसा कहा जाता है। लेकिन
इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो है ये धावक नामक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर ये तीनों नाटक लिखे थे, यानी कि ये हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, किसी और से लिखवाई गई थी, लेकिन नाम हर्षवर्धन का दिया गया, उनको इनाम दे दिया गया। उसके बाद हर्षवर्धन का नाम लिया गया था कि ये तीनों बुक्स इन्होंने लिखी हैं। लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाता है और हर्षवर्धन का नाम ही वहां पर आता है कि ये तीनों बुक्स किसने लिखी थी, तो वहां पर हर्षवर्धन पे ही आपको टिक करना है। और हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, लेकिन ये भी सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये कट्टर हिंदू थे ही नहीं। इन्होंने क्या किया था कि अपना धर्म चेंज कर लिया था, ये बौद्ध बन गए थे, तो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाना भी सही नहीं है। तो हर्षवर्धन जो थे इनके अधीनस्थ राजा, महाराजा और महासामंत कहे जाते थे, यानी कि इनके अधीन जो शासक होते थे इनको महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था, और मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव और अमात्य कहा जाता था। तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जिनकी मंत्रिपरिषद के मंत्री थे इनको सचिव और अमात्य कहा जाता था, और इनके जो अधीन जो शासक हुआ करते थे इनको महाराज या महासामंत कहा जाता था। और जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था, यहाँ मथुरा जो था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि जो मथुरा था वहाँ पर सूती जो वस्त्र थे इनका व्यापार, इनका निर्माण किया जाता था और व्यापार भी किया जाता था। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार जो था हर्षवर्धन ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर, यानी कि ये जो थे कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर इन्होंने क्या किया था, कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किया था। और नेपाल में हर्ष संवत की शुरुआत की गई थी 606 एडी में। तो इसका प्रचलन का आधार कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर भी हर्ष का आधिपत्य था, यानी कि हर्ष संवत जब शुरू किया गया तो उसके अकॉर्डिंग नेपाल में इसको शुरू किया गया था 606 एडी में। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि अगर ये शुरू नेपाल में किया गया था तो नेपाल में हर्षवर्धन का आधिपत्य रहा होगा, उसका शासन रहा होगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज पर यशोवर्मा नाम का शासक होता है, उसका शासन रहता है। और यशोवर्मा ने बागपति नामक प्रसिद्ध कवि जो थे उनको संरक्षण दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यशोवर्मा जो थे हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का इन्होंने शासन किया था, और यशोवर्मा ने बागपति नामक जो प्रसिद्ध कवि थे इनको संरक्षण प्रदान किया था। और बागपति की जो गौड़वाहो रचना है इसमें यशोवर्मन की विजय का वर्णन दिया गया है, और ये प्राकृतिक भाषा का एक ग्रंथ है। तो यह था आज का डिटेल टॉपिक जो गुप्तोत्तर काल के बारे में है, जिसमें मेनली सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में ही पूछा जाता है, और यही पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन में इसी से पूछा जाता है, तो इसी को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम जो गुप्तोत्तर काल है उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए और आपको हेल्प हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।